हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी जो है हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और सल्तनत काल में भी जो है हम लोग इसका जो प्रथम वंश है गुलाम वंश, उस गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और गुलाम वंश में जो है क्रमशः जो है यानी इस लेसन से संबंधित कई जो है वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियोज़ में देखा कि यानी कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है उसकी बेटी रज़िया सुल्तान, उसके शासनकाल के बारे में पढ़ा। आज स्पेशली जो हम लोग इस वीडियो में बलबन के बारे में पढ़ेंगे। और इस बलबन का जो है शासनकाल आपका यानी कि इसका मूल नाम जो है गयासुद्दीन बलबन रहता है और इसका जो शासनकाल है आपका 1266 से 1287 इसका शासनकाल रहता है। तो ये जो बलबन है दोस्तों, यानी इस गुलाम वंश का अंतिम प्रमुख शासक कह लीजिए, प्रतापी शासक कह लीजिए या योग्य शासक कह लीजिए, इस गुलाम वंश का यह अंतिम योग्य शासक रहता है। इसके पश्चात क्या होता है कि गुलाम वंश में और एक दो चार शासक आते हैं, इसके वंशज आते हैं, किंतु वो जो है शासन प्रशासन की दृष्टि से इतने जो है योग्य नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस वंश का पतन हो जाता है। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो चलिए, जो कि गुलाम वंश का जो ये अंतिम प्रतापी शासक है बलबन, जिससे कि सिर्फ पीटी ही नहीं बल्कि मेंस तक में जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इस बलबन के बारे में जो है आज इस वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये बलबन के शासन को जानने से पहले दोस्तों, हमने जो उस समय जो रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि रज़िया सुल्तान का जो शासनकाल है आपका 1236 से 1240 के आसपास उसका शासनकाल था। और इस पीरियड में भी जो है ये बलबन जो है रज़िया सुल्तान के शासनकाल में भी था, बल्कि उसके सत्ता के परिवर्तन यानी उसको सत्ता में लाने में भी इसका अहम रोल था और फिर उसे सत्ता से हटाने में भी इसका अहम रोल यानी बलबन का माना जाता है। तो उसके बाद क्या होता है यानी कि जो रज़िया सुल्तान की मृत्यु होती है 1240 में, उसके बाद वो इसका भाई होता है ये बहराम शाह। ये बहराम शाह जो है वो रज़िया सुल्तान का भाई रहता है। तो वो क्या होता है, रज़िया सुल्तान की मृत्यु के बाद यह अगला शासक बनता है। इसका शासनकाल मात्र 2 साल का रहता है, यानी 1240 से 1242 तक इसका शासनकाल रहता है। उसके बाद इसका अगला शासक रहता है अलाउद्दीन मसूद शाह, और ये अलाउद्दीन मसूद शाह का भी शासनकाल जो है मात्र आपका 4 साल रहता है, यानी 1242 से 1246 के आसपास इसका शासनकाल रहता है। इसके पश्चात नासिरुद्दीन महमूद आते हैं। इसका शासनकाल थोड़ा लंबा चलता है, 1246 से 1266। किंतु ये जो भी 3 शासक आए यानी रज़िया के बाद और इस बलबन के बीच में, तो इन शासकों का कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है इतिहास के दृष्टिकोण से या एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। मीन्स कि इनके द्वारा ऐसा कुछ कार्य ही नहीं किया गया, कोई ऐसा महत्वपूर्ण शासन प्रशासन से संबंधित जो जिससे कि प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाए। बस ये शासन प्रशासन को चलाए जा रहे थे, इनके द्वारा किसी तरह का सुधार, कोई भी तरह का व्यवस्थात्मक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। तो इस वजह से जो है इन तीनों से प्रश्न एग्ज़ाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस गयासुद्दीन बलबन से ही पूछा जाता है और इसका जो शासनकाल है 1266 से 1287 रहता है। तो ये जो बचपन का यानी कि ये जो गयासुद्दीन बलबन रहता है, यह जो है इसके माता पिता जो है बचपन में ही जो है इसे मंगोलों के हाथ जो है बेच देते हैं, यानी कि ये बाल्यावस्था में ही जो है मंगोलों का यह गुलाम बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ख्वाजा जमालुद्दीन जो होते हैं वो बसरी इसको ख़रीदते हैं, यानी कि मंगोलों के यहाँ ये पहले गुलाम रहता है, मंगोलों से फिर ये ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के यहाँ आते हैं गुलाम बन कर के। और इनके बचपन की जो शिक्षा दीक्षा है
शिक्षा दीक्षा है वह जो है इस ख्वाजा जमालुद्दीन के यहाँ ही जो है पूरी की जाती है। मीन्स शिक्षा दीक्षा से लेकर के जो सैनिक प्रशिक्षण है वो सारा कुछ जो है इस ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के यहाँ जो है उनका पूरा किया जाता है। उसके बाद जब 1223 ईस्वी में क्या होता है, ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है आपका ये ख़रीदा जाता है। यानी कि पहले मंगोलों के यहाँ ये बेचे जाते हैं, फिर जमालुद्दीन के यहाँ ये बेचे जाते हैं, और फिर जो 1223 में इल्तुतमिश के द्वारा जो है ये ख़रीदे जाते हैं। दोस्तों ये जो गुलाम वंश है, इस गुलाम वंश के 3 शासक गुलाम थे, जिसमें कि सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक व मोहम्मद गौरी का गुलाम था। फिर जो है इल्तुतमिश व कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। जो इल्तुतमिश है वह जो है आपका इल्तुतमिश का गुलाम ये बलबन रहता है। तो ये जो इल्तुतमिश और बलबन जो है यह तो यानी शासक बनने से पहले, राजा बनने से पहले जो है यह अपनी दास्ता से जो है मुक्ति पा लेते हैं। यानी बलबन और इल्तुतमिश। किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनने के पश्चात भी, शासक बनने के पश्चात भी वो 2 साल तक जो है इस गुलामी या इस दास्ता के कैद में रहता है। यानी 2 साल के बाद जो है उसे दास्ता से मुक्ति मिलती है। तो ये बलबन और इल्तुतमिश को जो है शासक बनने से पहले दास्ता मिल जाती है, और इन तीनों के वजह से ही जो है इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा ख़रीदा जाता है, यानी कि यह बाद में इल्तुतमिश का गुलाम बन जाता है। और आरंभ में तो इल्तुतमिश जो है इससे गुलाम संबंधित कार्य ही करवाता है, किंतु चूँकि यह योग्य व्यक्ति रहता है, महत्वाकांक्षी रहता है, मेहनती रहता है, तो इसके मेहनत से, इसकी योग्यता से जो है इल्तुतमिश जो है प्रभावित होता है। और इल्तुतमिश क्या करता है, उसे पहले सेना में शामिल करता है, सेना में भी वो अच्छा प्रदर्शन करता है। तो उसकी वजह से जो क्या होता है, वो तुर्कान चहलगाम जो हमने पढ़ा था, तुर्कान चहलगामी की स्थापना, यानी 40 सरदारों का जो है 40 सरदारों का एक संघ इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित की जाती है, जिसे तुर्कान चहलगामी के नाम से जाना जाता है। तो उस तुर्कान चहलगामी में जो है इस बलबन को इल्तुतमिश के शासनकाल में ही जगह मिल जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, फिर रजिया सुल्तान बनती है शासक, फिर रजिया के बाद जो है आपका ये सब बनते। तो ये सारे यानी बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह, इन सब के शासनकाल में ये बलबन जो है मौजूद रहता है। तो समझिए कि इसका एज यानी कितना होगा, यानी ये जब शासक बनता है तो यह लगभग समझिए कि यानी ओवर एज रहता है, यानी 60-70 के आसपास इसका एज रहता होगा। तो ये नासिरुद्दीन के साथ यानी जब यह यानी इल्तुतमिश इसको ख़रीदता है, फिर ये सारा शासन व्यवस्था के साथ जब वो है मतलब एक मंझा हुआ जो है राजनीतिज्ञ बन जाता है। इन सब शासक को बनाने, बिगाड़ने, यानी बनाने से लेकर हटाने तक का सारा षड्यंत्र में जो है यह बलबन शामिल रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वह राजनीतिक रूप से जो है प्रशिक्षित हो जाता है, उसे सारी जो राजनीति की दाव पेच है वो समझ में, यानी उसमें वह निपुण हो जाता है। तो वो क्या करता है, जो ये नासिरुद्दीन महमूद है उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है। अब क्या होता है कि जो ये शासक है, ये राजा है, उसका दामाद बन जाता है, यानी शासन की बागडोर जो है उसकी मुट्ठी में आ जाती है। और ये नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है, यानी ये महमूद जो है यह बहुत ही सीधा और यानी सीधा टाइप का व्यक्ति रहता है, इसे राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मूल रूप से जो है शासक आपका बलबन ही रहता है इसके नासिरुद्दीन के पीरियड में। उसके बाद क्या करता है कि कुछ समय के पश्चात इस नासिरुद्दीन की ही हत्या बलबन के द्वारा कर दी जाती है। और फिर क्या होता है कि गुलाम वंश का शासक जो है आपका बलबन बन जाता है, यानी अपने दामाद की हत्या करके जो है अगला शासक वह खुद बन जाता है। और जब वह शासक बनता है, राजा बनता है, तो वह कई तरह के परिवर्तन अपने यानी राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने राज दरबार में करता है। उससे ही जो जोड़ करके प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो है परिवर्तन उसके द्वारा जो है उसके शासनकाल में, उसके राज दरबार में किया गया था। तो उन सबको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो वह शासक बनता है तो वह जो है राजत्व का सिद्धांत लागू करता है। तो ये राजत्व का सिद्धांत जो है दोस्तों फ़ारस देशों से
प्रेरित था। और वहाँ जो फ़ारस देशों का जो राजत्व सिद्धांत था वह दिखावा के यानी उस पर दिखावे पर वह यानी बाह्य आडंबर यानी साजो सामान सजावट ये सब पर जो पैसे खर्च करना, शासक को सर्वस्व दिखाना, इस पर आधारित होता था। तो वह जो है राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत क्या करता है, नियाबत खुदाई और जिल्ले अल्लाही ये लागू करता है। नियाबत खुदाई के अंतर्गत होता था दोस्तों कि सुल्तान जो है धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी वह जनता के सामने खुद को पेश करता है कि वह जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह जो करता है वह ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की आज्ञा है, वह यानी वह उसका कोई भी कार्य है जो वह ईश्वर के आज्ञा है, उसका निर्णय है, उसका द्वारा यानी लिया गया फैसला है और वह कभी गलत नहीं हो सकता। यानी हर एक कार्य को जो है वह धार्मिक रूप देना चाहता था अपने, यानी हर कार्य को वह सही साबित करने के लिए उसे धार्मिक रूप देता था। वहीं जिल्ले इलाही में भी वही हुआ, ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी वह जो भी कार्य कर रहा है वह ईश्वर की आज्ञा है और वह जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये सारे कार्य कर रहा है। यानी कि शासन प्रशासन से संबंधित उसके जितने भी कार्य थे वह ईश्वर की इच्छा थी और वह जो है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य कर रहा था। तो ये धार्मिक रूप जो है वो अपने कार्यों को देना चाहता था ताकि विद्रोह जो है जनता का जो है वो उसके खिलाफ ना हो, क्योंकि वह बड़े पैमाने पर जो है षड्यंत्र रचकर बड़ी पैमाने पर हत्याएं करके शासक बनता है, राजा बनता है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि लोग जो है मेरे खिलाफ विद्रोह ना करे। तो वह एक तरफ धार्मिक रूप देता है अपने शासन प्रशासन को, दूसरे तरफ जो है वह जो है सिजदा का प्रथा भी लगाता है। सिजदा और पैबोस दोस्तों, सिजदा का अंतर्गत जो झुककर सलाम करना होता था, यानी कि जो शासक है, राजा है, यानी बलबन को जो है उसके दरबारी है, जनता है, वो सारे जो है झुक कर के सलाम करते थे। यानी कि जो इस्लाम धर्म में जो है किसी के आगे झुकना यानी अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकना मना किया गया है, वह जो है जस्ट इसके ऑपोजिट करवाता था। यानी कि उसे जो है अल्लाह यानी उसके सामने झुक कर के लोगों को सलाम करना पड़ता था। वहीं पैबोस के अंतर्गत जो झुक कर के सलाम करने के अलावा जो है घुटने के बल बैठ कर के राजा के पैर यानी कदम को चूमना होता था। तो ये सब प्रथाएं जो है वह अपने शासनकाल में लागू करता है। सिजदा, पैबोस, जिल्ले अल्लाही और नियाबत खुदाई। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है वह अपने शासन प्रशासन को धार्मिक रूप देने के लिए करता है। वहीं धार्मिक रूप के अलावा जो है वह जो है अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए आगे विद्रोह उसके खिलाफ ना कोई खड़ा हो उसके लिए भी वह बहुत से नियम और कार्य करता है। जैसे कि सबसे पहले वह जो है तुर्काने चहलगामी का अंत करता है। दोस्तों, हमने इल्तुतमिश के शासनकाल में देखा था इल्तुतमिश के शासनकाल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो तुर्काने चहलगामी जिसमें कि 40 सरदारों का यानी 40 गुलामों का जो समूह व इल्तुतमिश के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है शासन प्रशासन को चलाने के लिए, यानी राजा की मदद के लिए। वही क्या करता है ये बलबन, चूँकि खुद भी ये तुर्काने चहलगामी का ही सदस्य रहता है, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही इसे बनाया जाता है। तो यह शासक बनता है जब तो सबसे पहले इस तुर्काने चहलगामी का अंत करता है, यानी बनाने वाला इल्तुतमिश और अंत करने वाला जो है बलबन रहता है। उसे मन में ये डाउट रहता है, चूँकि ये जो दरबार का 40 सरदारों का जो समूह था तुर्काने चहलगामी, इसको जो बड़े पैमाने पर यानी पिछले राजाओं के शासनकाल में जो है अधिकार दिए गए थे। तो इस अधिकार को ख़त्म करने के लिए, चूँकि बलबन खुद को सर्वे सर्वा रखना चाहता था, वह सर्वोच्च रहना चाहता था, तो इस वजह से जो है इसे ही यानी इसके प्रभुत्व को ख़त्म करने के लिए जो है इस संगठन को ही ख़त्म कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसके 40 सरदारों को जो है वह हत्या करवा देता है। तो ये तुर्काने चहलगामी का सबसे पहले जो है वह अंत करता है। उसके बाद फ़ारसी का त्यौहार होता है नवरोज़, जो कि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसका भी प्रारंभ जो है इसके द्वारा ही
करवाया जाता है। ये प्रश्न है दोस्तों कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं कि जो फ़ारसी त्यौहार है नौरोज़, उसका आरंभ किस शासक के द्वारा किया गया। तो शासक पूछे तो बलबन आएगा, और राजवंश पूछे तो आपका गुलाम वंश आएगा। इसके अलावा वह कठोर न्याय व्यवस्था का आरंभ करता है, यानी अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए, उसके खिलाफ जो उठने वाले आवाज़ थे उसको जो है दबाने के लिए वह जो कठोर न्याय व्यवस्था का आरंभ करता है, यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं करवाता है, बीच चौराहे पर जो है फांसी की सज़ा दिलवाता था, लोगों की गर्दनें जो है चौराहों पर काट दी जाती थी ताकि उसके खिलाफ जो है यानी कभी जो है विद्रोह ना करे, या कोई अगर विद्रोह करना भी चाहे तो वह जो है सर उठाने की हिम्मत ना करे उस सज़ा को दे करके, और उसे जो है यह न्याय का रूप देता था, यानी न्याय के रूप में अपने अत्याचार को, अपनी क्रूरता को जो है वह दबाने का प्रयास करता था। इसके अलावा वह गुप्तचर व्यवस्था को भी सुदृढ़ करता है। उस काल में यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में हमने देखा था कि मंगोलों का जो है आक्रमण होना आरंभ हो गया था। तो इसके शासनकाल में भी जो है बड़े पैमाने पर जो है मंगोलों का आक्रमण बार बार होता था। तो ये बलबन क्या करता है कि गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करता है ताकि जो बाहरी आक्रमण है उसके बारे में सूचना मिल सके, और इस सूचना के आधार पर जो है वह जो विभिन्न चौकियों का निर्माण करता है, यानी सीमा के क्षेत्रों पर, ताकि बाहरी आक्रमण को यानी सीमा पर ही रोक दिया जाए। उसके अलावा भी जो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए भी जो है वह जो है इस गुप्तचर विभाग की मदद लेता था, यानी आंतरिक यानी राज्य के क्षेत्रों में अगर किसी तरह का विद्रोह जनता के द्वारा या दरबार के किसी सदस्य के द्वारा अगर षड्यंत्र रचा जा रहा हो तो उसको दबाने के लिए भी जो है इस गुप्तचर विभाग की सहायता ली जाती थी। तो ये कठोर न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और ये तुर्कानी चहलगामी का जो अंत है, यह सब जो है वह अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए और विद्रोहियों को दबाने के लिए जो ये सारे नियम वो लगाता है। इसके अलावा भी और एक प्रथा वो लगाता है, कुलीन और अकुलीन प्रथा, यानी उसके द्वारा कुलीन और अकुलीन प्रथा चलाई जाती है। इसके अंतर्गत दोस्तों यानी कि पिछले वीडियोस में जो हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश, रजिया और बाकी शासक के शासनकाल में यानी उच्च पदों पर जो होते थे वो यानी कि मुस्लिम लोगों को जो है दिया जाता था उच्च पद, यानी दरबार में या सरकार के अन्य क्षेत्रों में। तो वहाँ क्या होता था कि कुछ हिंदू व्यक्ति भी जो है वह उच्च पद प्राप्त करने के लिए जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। तो इन पिछले शासकों के यानी बलबन से पिछले जो शासक हुए उनके काल में उन व्यक्तियों को जो है उच्च पद दिए जाते थे, किंतु जब ये बलबन आता है तो इस बलबन के शासनकाल में क्या होता है कि जो हिंदू व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल करके ऊंचे पद पर यानी ऊंचे पद पर स्थापित हुए रहते उन सब को क्या करता है कि ये हटा देता है, और जो मुस्लिम रहते हैं उनको ही जो है उच्च पदों पर वह रखते हैं, और बाकी जो हिंदू या अन्य लोग थे जो इस्लाम धर्म कबूल करके उच्च पदों पर पदस्थापित थे उन सब को हटाते हैं। ये तो कुलीन और अकुलीन प्रथा भी जो है इसके द्वारा लगाई गई महत्वपूर्ण प्रथा मानी जाती है, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसकी ज़िंदगी की सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था ये रक्त और यानी लौह और रक्त की नीति है। इसके शासन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। इससे प्रश्न ना जाने कितनी बार कितने ही एग्जाम्स में पूछे गए। तो ये लॉ और रक्त की नीति के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों, बस वही यानी कि अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो वह बड़े पैमाने पर जो है हत्याएं करते था विरोधियों को दबाने के लिए, यानी कोई भी नियम जो है वह लगा सकता था, किसी की भी हत्या करवा सकता था, किसी को भी मरवा सकता था। यानी अपने शासन प्रशासन को सही साबित करने के लिए, उसका वर्चस्व रखने के लिए जो हुआ यह लॉ और रक्त की नीति को अपनाता है। तो ये इसके शासन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण यानी कि नीति कहिए या जो भी कहिए, ये इसके शासन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहती है। इसके अलावा जो है यानी इस लॉ और रक्त की नीति के अंतर्गत जो है उस समय बंगाल में जो है तुगरिल खां का विद्रोह
होता है। यानी बंगाल में जो है तुगरिल खान का शासन चल रहा होता है, जो कि बंगाल का क्षेत्र जो है इसी के शासनकाल में रहता है। तो होता क्या है कि बलबन जो है कुछ समय के लिए जो है यानी अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, और ठीक उसी काल में जो है मंगोलों का आक्रमण जो है हो रहा होता है। तो जब इस तुगरिल खां को जो है खबर मिलती है कि बलबन जो है बीमार है, तो वह इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वह क्या करता है, खुद को जो है स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो स्वतंत्र शासक जब घोषित करता है तो बलबन को पता चलता है, तो बलबन सेना की एक टुकड़ी और अपने सेनापति को उसके पास यानी इस तुगरिल खां के पास युद्ध के लिए भेजता है। तो ये तुगरिल खां क्या करता है कि उसकी सेना की टुकड़ी और सेनापति को हरा देता है। वो सेनापति जब वापस जाता है तो सारा बात बताता है, तो बलबन उस सेनापति की हत्या कर देता है, यानी अपनी सेनापति को वो मार देता है। उसके बाद फिर दूसरी टुकड़ी भेजता है, उसे भी ये तुगरिल खां हरा देता है। यानी इस तरह से 4 टुकड़ियाँ भेजता है और चारों को जो है ये तुगरिल खां हरा देता है। 5वीं बार क्या करता है कि बलबन खुद सेना का संचालन करता है और अपने बड़े बेटे के साथ जो है वह यहाँ बंगाल पहुंचता है। तो बंगाल में जब तुगरिल खान के साथ इसका युद्ध होता है, तो तुगरिल खान का जब इसके आमना सामना होता है तो ये तुगरिल खान उससे बच के भागने लगता है, किंतु बलबन जो है इसको पकड़ लेता है, इसकी हत्या वहीं पे कर देता है। इसके जितने समर्थक थे, जितने साथी थे, सबको खोज खोज के जो है मार देता है। और इस प्रकार जो है आतंक का एक नया, यानी इसको देख करके अगर कोई स्वतंत्र होना भी चाहेगा तो ये एक उदाहरण बन गया कि इसको देख करके अगला कोई जो सर नहीं उठाएगा। तो यह भी है उसके लॉ और रक्त की नीति के अंतर्गत ही आता था। उसके बाद क्या होता है कि उसका यानी इतने सारे कार्यों को करने के बाद, इतने अत्याचार करने के बाद, इतना शोषण करने के बाद क्या होता है कि इसका बड़ा पुत्र रहता है महमूद, वो है जो है एक युद्ध में मारा जाता है। और उसकी शोक में जो है, यानी जब इसका बड़ा पुत्र महमूद मारा जाता है तो उसके शोक में है जो है यह इस बलबन की मृत्यु हो जाती है। यानी पुत्र वियोग यह सह नहीं पाता। मीन्स इतने हज़ारों लोगों को मारने के बाद, बेरहमी से कत्ल करने के बाद यह अपने पुत्र के वियोग में ही जो है मर जाता है। यानी इसका कहानी यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसका पुत्र होता है कैकुबाद। वो कैकीबाद के बाद यानी वो शासक बनता है। उसके बाद उसका पुत्र कैमूर शासक बनता है। और चूँकि कैमर्स जो है वह यानी छोटा रहता है, वह बच्चा रहता है, वह जो है शासन प्रशासन को चला नहीं सकता है, तो उसके देखभाल के लिए यानी संरक्षक के रूप में जो है जमालुद्दीन खिलजी संरक्षक के रूप में जो है नियुक्त होते हैं। और ये जमालुद्दीन खिलजी क्या समय शासन प्रशासन में मदद करता है। उसके बाद इस कैमूर्स को बंदी बनाता है और फिर बाद में उसकी हत्या कर देता है। यानी जमालुद्दीन के द्वारा जो कैमूर्स की हत्या हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है, गुलाम वंश का अंत होता है और एक नए वंश खिलजी वंश का आरंभ होता है। तो ये इस प्रकार जो है यानी कि बलबन के बाद 2-3 शासक आए और उसके बाद जो है इस यानी खिलजी के द्वारा जो है गुलाम वंश का अंत हो जाता है और एक नए वंश खिलजी वंश का आरंभ हो जाता है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग खिलजी वंश से संबंधित बातों को जानेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।